हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, जो कि 2021 और 2022 दोनों के लिए होगा। 21 में प्रीलिम्स आने में लगभग 4 महीने बाकी हैं और कोर्स का ड्यूरेशन अप्रोक्स 4 से 5 महीने का होता है, 5 महीने के आसपास होता है। तो अगर इसको भी लें तो हम हार्ड एंड हाफ जाके हम जो आपको अगस्त का महीना होगा उसमें हाफ अगस्त तक हम ले जाएंगे, ठीक है। और 2022 के लिए तो है ही है। तो 2021 वाले जिन्होंने ऑप्शनल अभी ज्वाइन नहीं किया हुआ है या कंप्लीट नहीं किया उन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल को, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं और 2022 वाले तो कर ही सकते हैं, ठीक है। मेनली यहाँ पर मैंने एक पोस्ट किया हुआ था टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में रिगार्डिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल कि आपके जो भी क्वेरीज हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो शेयर कर सकते थे वहाँ पर। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे वहां पर मिले हुए हैं, जैसे कि ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं स्ट्रेटेजी से रिलेटेड और कैसे हम प्रिपरेशन करें अगर हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो। और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में देखेंगे आपको टॉपिक्स का एक वर्ड बस लिखा होगा। जैसे हम जियोमॉर्फोलॉजी की बात करें तो वहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा, जैसे कि आइसोस्टेंसी मिल जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स है इनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक होंगे, ये आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी बात होती है जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तो। और यूपीएससी ने ऐसा कुछ भी कहीं पे नहीं कहा है सिलेबस में कि इसके अंदर क्या क्या सब टॉपिक होंगे। तो उस सब टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले ये मैं बता दूं कि आपको वीडियो पूरी देखनी है, लास्ट में हम कुछ सरप्राइज लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। और इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटेजी की बात करते हैं हम सबसे पहले कि किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी ऑप्शनल को। तो यहाँ पर मैं वो चीज़ शेयर करूंगा जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है। कोई टीचर अलग तरीके से पेपर वाइज पढ़ाता है, कोई टीचर उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड करके पढ़ाता है, ठीक है। मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ या स्ट्रेटेजी किस तरीके से ज्योग्राफी ऑप्शनल की होनी चाहिए, समझ किस तरीके से आपको डेवलप करना है, ये थोड़ा सा हम इसको बात करते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी की बात करें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल को मैं तीन तरीके से देखता हूँ, ठीक है। वैसे पेपर दो ही होते हैं तो हम पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक इनफॉर्मल तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं। पहला पार्ट जो हो जाएगा स्टैटिक का होगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट जो हो जाता है इसमें इंडियन ज्योग्राफी हो जाती है और थर्ड पार्ट जो हो जाएगा इसमें अप्लाइड हो जाता है, ठीक है। स्टैटिक का मतलब आप समझ रहे हैं जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, क्लाइमेटोलॉजी हो गया, ओशनोग्राफी हो गया, ओके। ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसके साथ साथ इसमें कुछ ह्यूमन ज्योग्राफी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी पूरा का पूरा इसमें स्टैटिक नहीं है, इसमें कुछ हम करंट अफेयर्स भी ऐड करते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी होती है या फिर सेटलमेंट ज्योग्राफी होती है, तो उसमें कुछ हम रिसेंट एग्जांपल्स भी ऐड करके उसको लिखते हैं। तो वो कंप्लीटली स्टैटिक नहीं होता, लेकिन इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं ये सारी चीजें जो होती हैं वो स्टैटिक होती हैं कंप्लीटली। एक ये तरीका हो गया। एक तो हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ये तो समझ में आ गया कि इंडिया के बारे में सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। एक होता है अप्लाइड। अब ये अप्लाइड यूपीएससी ने कुछ अलग से नहीं कहा है, ये स्टैटिक में भी आता है और ये इंडियन ज्योग्राफी में भी आएगा। तो जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स, जैसे मैं बताऊं आपको, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको सेटलमेंट वगैरह हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे कि पॉल्यूशन वगैरह हो गए, तो पॉल्यूशन भी आपको क्लाइमेट चेंज के अंडर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ टॉपिक्स होते हैं, ये अप्लाइड टॉपिक्स होते हैं। क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। इन्वायरमेंट भी क्या एक अप्लाइड टॉपिक की तरह ही होता है, क्योंकि उसमें भी आपको करेंट जो सिचुएशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें लिखनी होती है, कुछ स्कीम्स लिखने होते हैं गवर्नमेंट के, या जो रिपोर्ट्स आते हैं गवर्नमेंट को हो या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट हो, जैसे यूएन का हो, यूएनडीपी का हो, यूएनईपी का हो, वर्ल्ड बैंक का हो, एनी हाउ, तो वो सारी चीज़ें भी आपको इसमें लिखनी पड़ती हैं। तो ये जो अप्लाइड सेक्शन होता है ये बिल्कुल एक करंट अफेयर्स अप्लाइड या बेस्ड ये सेक्शन होता है, ठीक है। अब ये अप्लाइड जो सेक्शन है इसको हम अलग से नहीं पढ़ते, इसको हम स्टैटिक और इंडियन ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको इसके साथ जो चीज भी आप फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो करते होंगे, मैगजीन फॉलो करते होंगे, ठीक है, आपको रिपोर्ट्स वगैरह भी फॉलो करना होगा। बिना इसके आप इस पेपर को नहीं लिख सकते। मार्क्स की अगर बात करें तो स्टैटिक में तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं और सीधे सीधे आपको आंसर लिखना है। इंडियन ज्योग्राफी में भी आपको अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हुआ तो इंडियन पॉपुलेशन की बात की जा रही है। पॉपुलेशन में भी कई सारी कैटेगरीज हो गई, वहां से सोसाइटी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मोर्टालिटी, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं, या फिर ट्राइबल अफेयर्स के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाती है, फॉरेस्ट वगैरह के बारे में पूछा जाएगा इंडिया के, तो इंडिया का ही फॉरेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेटा आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट का देना होगा, जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री है उसके रिपोर्ट का कुछ वहाँ पे डेटा देना होगा। कुछ सजेशंस आपको यूएनईपी की तरफ से मिल सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मिल सकते हैं, वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक बिल्कुल ही सेग्रीगेटेड नहीं है,
कहीं ना कहीं इट्स अप्लाइड का आप यूज इसमें भी करते हैं और इसमें भी करते हैं। खास करके इसमें जो स्टैटिक पार्ट है जिसमें आप ह्यूमन ज्योग्राफी है इसमें, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टॉपिक आ जाएगा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन आजकल के कोविड के समय पे आप माइग्रेशन देख रहे हैं, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो शहरों में जो लोग काम करते थे गांव में लौट रहे हैं। तो इस हिसाब से जो माइग्रेशन है खास करके इस साल 2021 में एक बहुत ही हॉट टॉपिक हो गया। 2020 में भी एक हॉट टॉपिक था ये। 2021 में भी काफी हॉट टॉपिक है माइग्रेशन वाला, जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर में आएगा। और कहीं ना कहीं इसकी बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है माइग्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आप माइग्रेशन का इस साल तो कम से कम तैयार करके आपको जाना ही है। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, रिपोर्ट्स आपको लिखनी है। गवर्नमेंट की कुछ रिपोर्ट्स आई होंगी, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स आपको यूनाइटेड नेशंस की आई हुई हैं, ठीक है, कुछ WHO की भी रिपोर्ट्स होते हैं। तो अब चूंकि ये माइग्रेशन जो है ये रिलेटेड है आपको हेल्थ क्राइसिस से, पेंडेमिक से, तो यहाँ WHO का रिपोर्ट भी यहाँ पर काम आएगा। तो यही सब क्लब करके आपको एक साथ ही लिखनी है। ठीक है, तो यानी कि स्टैटिक के साथ साथ आपको उसमें रिपोर्ट्स वगैरह भी ये सारी चीज़ें आपको कंसिडर करना है। तो मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ तो आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो डिफरेंट मैगजीन्स होते हैं, उसके अलावा जो रिपोर्ट्स होती हैं उन सब का मैं एक कॉम्बिनेशन रखता हूँ पढ़ाते समय, कि जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं उसके अंदर में ये सारी चीज़ें हों। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर में पॉपुलेशन आ जाएगा, सेटलमेंट आ जाएगा, माइग्रेशन वगैरह आ जाएगा। तो अगर मैं माइग्रेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर इंटरनेशनल माइग्रेशन किस तरीके से हुआ, इंडियन माइग्रेशन किस तरीके से हुआ, यहाँ पर रिपोर्ट्स जो होती हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या कहती हैं, उनके अकॉर्डिंग माइग्रेशन के क्या टाइप्स हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रीजंस क्या हो सकते हैं माइग्रेशन के, माइग्रेशन की होने की वजह से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है। जैसे इस बार के माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो माइग्रेशन का रीजन क्या था इस बार, सबसे बड़ा रीजन क्या था, जॉब लॉस था। जॉब लॉस के अलावा भी इसके कुछ सब्सिक्वेंट रीजंस थे, जैसे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कम होना, ठीक है, इसके साथ फूड सिक्योरिटी का भी इशू था कि जॉब लॉस हो गया तो फूड कहाँ से मिलेगा। क्योंकि अभी जो वन राशन एंड वन नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, वन राशन कार्ड एंड वन नेशन का, वो उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, तो इसकी कुछ कमियां हैं। तो इसकी वजह से ये तो कुछ रीजंस थे। जब हम बात करें कि इसका इफेक्ट क्या होगा, तो इसका इफेक्ट वहां पर भी होगा जहां से माइग्रेशन हो रहा है, यानी कि आउटसोर्स, और जहां पर माइग्रेट होकर लोग जा रहे हैं अपने नेटिव प्लेस पर, वो क्या होगा, इनसोर्स। तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगी। आउटसोर्स में क्या प्रॉब्लम होगी, ये जो माइग्रेंट्स होते हैं एक बहुत बड़ा इनका सेक्शन होता है कंज्यूमर्स का, ठीक है, जो बेसिक कंज्यूमर्स होते हैं ये जाएंगे, तो उसकी वजह से जो वहाँ की इंडस्ट्रीज होगी वो सफ़र करेगी। इसके साथ साथ क्या होगा कि वहाँ पर जो कुछ ऐसे काम होते हैं जो ये माइग्रेंट्स करते हैं वहाँ के नेटिवियन काम नहीं करते, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो वहाँ की पब्लिक अथॉरिटीज होंगी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। ये तो कुछ बहुत सारे रीजन है, इसके अलावा उतना हम नहीं जाएंगे। उसी तरीके से चाहे ये माइग्रेट करके जाते हैं अपने नेटिव प्लेस पर, तो वहाँ के लिए क्या, वहाँ के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ की सरकार के लिए ये होगी कि इनको हम जॉब कैसे प्रोवाइड करें, क्योंकि उनके पास उतनी जॉब है ही नहीं, तभी तो ये लोग माइग्रेट करके गए थे। तो ये लोग दोबारा जो वापस आ रहे हैं तो इनके फिर जॉब का क्या, किस तरीके से इनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अगेन वही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पर बढ़ेगा। जैसे आज यूपी, बिहार, ऐसे झारखंड या उड़ीसा ऐसे स्टेट देख लीजिए जहाँ से माइग्रेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तो प्रेशर पड़ रहा है। ये लोग वापस वहाँ पर जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है ही नहीं, तो उस पर होगा, फूड पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा उस स्टेट को जो आपको मनी, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, रिम्यूनरेशन कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है, तो वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बाहर वाले पैसा भेजते हैं अपने घर पे, तो वो जो पैसा आता है वो भी बंद हो जाएगा। तो इसके कई सारे रीजन हैं। एक रीजन हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। तो एक टॉपिक के अंदर हम इस तरीके से पूरा कवर करते हैं कि अगर कुछ भी आए तो आपसे छूटे ना, ठीक है, चाहे वो क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए आए, प्रोस लिखने का आए, कॉन्स लिखने का आए, तो कोई इशू ना हो। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और जब आप पढ़ रहे हैं, खुद भी पढ़ रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी एक टॉपिक कवर कर रहे हैं, मैं फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं जैसे कि प्लेट टेक्टोनिक हो गया, कवर कर रहे हैं तो प्लेट टेक्टोनिक एक्चुअली होता क्या है, ठीक है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है, इस प्लेट टेक्टोनिक होता क्या है। तो एक्चुअली में आप देखें यहाँ पर प्लेट मार्जिन्स होती हैं, मूवमेंट्स होता है, उन सबको यहाँ पर लिखेंगे। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से वोल्केनोस आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, अर्थक्वेक्स आते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन मैप पर ही, ठीक है, पूरे वर्ल्ड मैप पर, वो मैप आपके नोट्स में बना होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंदर में करेंगे। इसी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड और भी चीजें इसके आसपास, जैसे कि हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें उसके अंडर में कवर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक में यहाँ इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। खैर वो चीजें भी हम बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपको कैसे चूज करने हैं। सेकंड जो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर बुक्स की बात आती है। तो मैंने बुक्स की यहाँ पर लिस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी 6 से 12th क्लास तक आपकी पढ़नी है। रूपा पब्लिकेशन की वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, और यहाँ पर जीसी लियोन की जो बुक आती है ये बेसिक बुक्स के अंडर में आती है, जो यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है।
अगर आपका क्वेश्चन है कि हमें प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले ये आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा आपको रेफरेंस या जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं उनके पास ये पहुंचना है। तो यहाँ पर जैसे कि जियोमॉर्फोलॉजी सविंदर सिंह, ओशनोग्राफी भी सविंदर सिंह, क्लाइमेटोलॉजी सविंदर सिंह, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी सविंदर सिंह, बायोज्योग्राफी सविंदर सिंह, इंडियन ज्योग्राफी खुल्लर, कुछ लोग माजिद की भी इंडियन ज्योग्राफी प्रीफर करते हैं, तो कोई भी आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू इसमें नहीं है। तो माजिद हुसैन के भी पढ़ सकते हैं, खुल्लर के भी पढ़ सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी बाई माजिद हुसैन, मॉडल्स एंड थ्योरी बाई माजिद हुसैन, ज्योग्राफी थॉट के दीक्षित की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, या फिर इसके अलावा माजिद हुसैन की भी इसकी बुक आती है वो भी पढ़ सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी पूछेंगे सर मेरे पास सविंदर सिंह के नहीं है, मेरे पास माजिद हुसैन की बुक है, इनकी भी जियोमॉर्फोलॉजी ओशनोग्राफी की, नो इशू, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए, कोई इशू नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछेंगे अगर आपके पास बुक नहीं है तो आई विल प्रेफर कि आप सविंदर सिंह को खरीदिए। लेकिन ऑलरेडी आपके पास माजिद हुसैन की इसकी बुक मौजूद है तो आप उसके साथ पढ़ सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बुक्स है, आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये बुक्स आपको पढ़नी है। तो कुल मिला के 9 इधर हो गए, आपको 6 से 10 तक, 6 से 12 तक तो ऑलरेडी कई सारी बुक्स हो गई, लेकिन इधर आपको टाइम नहीं लगेगा, एनसीईआरटी में टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो फिर आपको जीसी लियोन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जीसी लियोन में कुछ चीजें अलग दी हुई है, जैसे कि यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, खास करके वर्ल्ड क्लाइमेट की बात करें तो इस पर एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर दिया गया है जीसी लियोन में। तो इसके बारे में तो हमने चर्चा भी की है यूट्यूब वीडियोस में, जीसी लियोन को हमने कराया भी है। तो यहाँ पर एक एक क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट क्लासिफिकेशन लिखने के लिए अगर आता है तो अगर आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन कोपेन का दिया हुआ है आपको 11th की बुक में, जो कि अपने आप में काफी डिफिकल्ट है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है लिख के कि कोपेन के क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को बताएं, तभी आपको लिखना है, नहीं तो वो आपको नहीं लिखना है, सीधा आप वो लिखिएगा जो जीसीएल में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको 9 बुक इधर हो गई, जैसे लियोन इधर, इधर 2 बुक, आपको 12 बुक्स हो गई। उसके बाद एनसीईआरटी में कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, तो ऑलरेडी बल्कि हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे टाइम मैनेज करना है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ये चीजें देखते हैं कि हाँ, सबसे पहले हम ये देखने वाले कि किस तरीके से हमें टॉपिक डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो टॉपिक मैंने लिया हुआ है वो है प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक से जो भी टॉपिक यहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं, या फिर प्लेट टेक्टोनिक की इर्द गिर्द क्वेश्चन, जैसे कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है वो हो गया, या फिर आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप देखिए। क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक एंड एविडेंस इसके देने हैं, यानी कि नॉर्मली प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है वो बताना है, क्रिटिकली एनालाइज करना है, ठीक है। यानी कि इसके कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी बताने हैं कि क्या चीज़ में इसकी कमियां हैं। इसके अलावा कुछ एविडेंस भी इनको देने हैं कि इसमें कैसे प्रूव कर सकते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक से प्लेट मूवमेंट होता है, ये लिखना है। इसके बाद प्लेट टेक्टोनिक पर एक शॉर्ट नोट लिखना है, तो नॉर्मली जो होता है वही चीज़ आपको लिख देनी है। फिर उसके बाद लिखना है कि लिमिटेशंस लिखने हैं ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड हाउ द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ इट, ठीक है। तो पहले जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आया उसका लिमिटेशन लिखना है, और उस लिमिटेशन को किस तरह से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सही करता है, इंप्रूव करता है, ये आपको लिखना है। तो कहीं ना कहीं आपको वही चीज लिखनी है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना है, ठीक है। यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एंड प्लेट टेक्टोनिक सीधा कॉपी पेस्ट है, ये वाले थर्ड वाले क्वेश्चन का ये सीधा कॉपी पेस्ट है आपको 1999 में, यानी कि ये 95 में आया था, और 96, 97, 98, यानी कि 3 साल के बाद चौथे साल में सीधा कॉपी पेस्ट कर दिया। ये बिटवीन, ये डिस्टिंक्शन, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंसेस लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये लिमिटेशन, ये इंप्रूवमेंट, ये क्या था, ये डिफरेंस ही तो है, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर देना है, सेम चीज लिखनी है। उसके बाद 2000 में सीधा फिर अगले साल ही क्वेश्चन फिर आ गया, प्लेट टेक्टोनिक को आप एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, किस तरीके से फोल्ड माउंटेन्स की ग्रोथ और ओरिजिन को ये इन्फ्लुएंस करता है, किस तरीके से प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ये बनते हैं, वो लिखिए। तो यही चीज़ है, जब आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर फोल्ड माउंटेन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन इंडोजेनेटिक फोर्सेस, प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है, ये इंडोजेनेटिक फोर्सेस के थ्रू होते हैं, तो वो आपको तो वहाँ पर पढ़ना ही है, वो उसकी जिक्र आएगी यहाँ पर। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट AR वेगनर के द्वारा के दिया हुआ है, वही पढ़ना है आपको। अगेन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ओके। अगेन प्लेट बाउंड्रीज, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज के बीच में कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कंपेयर करके बताना है आगे, वही चीज़ है। अगेन देखेंगे 2014 में प्लेट टेक्टोनिक और किस तरीके से हिमालयन अपलेशियन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा। तो हिमालयन अपलेशियन माउंटेन क्या है, ये एक फोल्ड माउंटेन ही है, तो कहीं ना कहीं आपको फोल्ड माउंटेन के बारे में ही बताना है कि किस तरीके से फोल्ड माउंटेन बनते हैं। बस वहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हिमालयन अपलेशियन माउंटेन का यहाँ पे नाम लिख देना है। तो जब आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में तो आपको करना ही है, डेफिनेशन करना है, इसका ओरिजिन कैसे होता है ये करना है, इनका मूवमेंट होता है ये कैसे करना है, इनके एविडेंसेस क्या होते हैं ये कैसे करना है। इसके साथ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में डेफिनेशन, ओरिजिन,
ये क्या होता है, वो सारी चीज़ें, इसके अलावा वेगनर की चीज़ें, ये एंडोजेनिक फोर्सेस से होता है, ये करना है। फिर प्लेट टेक्टोनिक में आपको फोल्ड माउंटेन्स के बारे में भी करना है, ठीक है, फोल्ड माउंटेन्स का कैसे ये होता है फॉर्मेशन। तो ये जो देख रहे हैं आपको सिर्फ सिलेबस में प्लेट टेक्टोनिक ही एक वर्ड मिलेगा, लेकिन इसके सब पार्ट आपको कैसे डिसाइड करने हैं ये आपको प्रीवियस क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। तो आपको 20 साल के पेपर अरेंज करने होंगे, और 20 साल के पेपर को जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप टॉपिक वाइज अरेंज करेंगे। यानी कि जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का पेपर है तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर में जितने क्वेश्चन आए, ठीक है, उसमें भी टॉपिक वाइज कि ये प्लेट टेक्टोनिक के रिलेटेड इतने क्वेश्चन है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कितने हैं, आइसोस्टेसिक कितने हैं, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा ये आपका सविंदर सिंह का एक स्क्रीनशॉट है, तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक ये टॉपिक है चैप्टर नंबर 11। तो यहाँ पर आप देखेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट, प्लेट मार्जिन्स आपको पढ़ना है, पैलियोमैग्नेटिज्म सोर्स ऑफ जियोमैग्नेटिक फील्ड ये भी आपको पढ़ना है, रेमिनेंट ऑफ मैग्नेटिज्म ये भी आपको पढ़ना है। ये सब जो बाउंड्री होती है ना वहाँ पर इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, सी फ्लोर स्प्लिटिंग पढ़ना है आपको, मोशन पढ़ना है। इसके अलावा कॉज ऑफ प्लेट मोशन, ये तो नॉर्मल सी बात है, ये तो पढ़ना ही है आपको। प्लेट टेक्टोनिक, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, टेक्टोनिक एंड माउंटेन बिल्डिंग जिसमें फोल्ड माउंटेन आ जाएगा, इसका रिलेशन किस तरीके से वोल्केनो के थ्रू होता है, इसका रिलेशन किस तरीके से अर्थ के थ्रू होता है, यही सारी चीजें आपको पढ़नी है, और यही सारी चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में मिलेंगी। क्वेश्चन में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो यहाँ पर आपको मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में वहां पर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो इस पर मेंशन ना हो, समझिए। तो इस तरीके से ये आपको डिसाइड करने हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए आइसोस्टेसिस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पर आइसोस्टेसिस का क्रिटिकल एनालिसिस करना है, और यानी कि सिंपली थ्योरी क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस वगैरह के बारे में लिख देना है। यहाँ पर आइसोस्टेसिस अगेन कंसेप्ट लिखना है, ये 2001 में 2007 में 6 साल के बाद आया, सेम चीज आया। और यहाँ पर एरी एंड प्रेट के जो मॉडल्स होते हैं आइसोस्टेसिस से रिलेटेड वो लिखने हैं आपको। फिर दोबारा देखिएगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस एज पोस्टुलेटेड बाय एरी एंड प्रेट। अगेन कितने साल बाद, मात्र 3 साल बाद ही, चौथे साल में सेम क्वेश्चन को उसने कॉपी पेस्ट कर दिया। 2007 के सेम क्वेश्चन को उसने यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया होगा, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो 3 आए हुए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि आइसोस्टेसिस के कॉमन फीचर्स को तो हमें जानना ही है। मॉडल्स की बात करें तो एरी एंड प्रेट का तो हमें जानना ही है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ना ही है आपको, और डिस्कवरी ऑफ कॉन्सेप्ट ये तो पढ़ना ही, तो नॉर्मल चीज है। इसके बाद कंसेप्ट ऑफ एरी एंड कंसेप्ट ऑफ प्रेट ये आपको पढ़ना है। ये दोनों यहाँ पर दिया हुआ और यहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी के जो मॉडल्स यहाँ पर दिए हुए हैं इससे क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यूपीएससी ये सारे इस तरीके से माइक्रो टॉपिक्स नहीं देती। हम भी जो डिसाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो हम इस तरीके से टॉपिक्स कैसे डिसाइड करते हैं। हम लोग भी करीब 30 से 40 ईयर्स के जो बैक के क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, और उन क्वेश्चन में जो जो चीज़ें आई होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम टॉपिक डिसाइड करते हैं। अदरवाइज हमें भी कैसे पता होगा, यूपीएससी ने ऐसा तो कुछ क्लासिफिकेशन दिया ही नहीं है, तो हमें भी पता नहीं होगा। तो हमें भी ये जो तरीका होता है इन क्वेश्चंस को स्टडी करके, एनालाइज करके, तो हमें भी ये पता चलता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाने हैं। अब ये आपको काम करना है। अब आप 30-40 साल के क्वेश्चन अगर आप करें तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। अगर आप 2021 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आपने नहीं किया हुआ तो। लेकिन 2022 के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, और बैठना होगा इन 40 साल के क्वेश्चंस को इकट्ठे करने के लिए। एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 40 साल का आप करें ही, 30 साल के भी कर सकते हैं, लेकिन 20 साल का तो आपको कम से कम करना ही है। इससे आपको नहीं ज़्यादा आपको इससे कम नहीं करना है, ठीक है। तो अब यही होता है कि इस तरीके से ये डिसाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये था, एक स्टूडेंट ने ये पूछा था कि क्या आइसोस्टेसिस में जो सभी कॉन्सेप्ट दिए हुए सविंदर सिंह में वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग तो आपको यहाँ तक पढ़ना है। एरी एंड जो प्रेट के कॉन्सेप्ट है वो पढ़ना है। बाकी के जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से क्वेश्चन आए हुए नहीं है कभी, ठीक है। तो आप जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो पढ़ के बिल्कुल जाइए। बाकी के जो नहीं आए हुए हैं इन पे कभी भी आप टेंशन मत लीजिए। क्यों? क्योंकि आपके पेपर में हमेशा हर साल 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपको नहीं आता होगा, आपने उसके बारे में नहीं सुना होगा, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बॉदर नहीं करना है, ठीक, क्योंकि वो सभी के लिए प्रॉब्लम है। अगर इस तरीके से आप चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। वैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो जैसे एरी एंड प्रेट के बारे में तो पूरा पढ़ाते हैं, उसके अलावा कुछ एक छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो होते हैं हम इनके बारे में भी पढ़ा देते हैं। कंसेप्ट ऑफ हैफोर्ड बोवी या फिर कंसेप्ट ऑफ जोली, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम ओवरव्यू वहाँ पर करा देते हैं, जिससे कि अगर क्वेश्चन आता हो तो आप कम से कम एक पैराग्राफ आप लिख पाए, एक फिगर बना पाए, तो एक पेज में तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करा देते हैं। लेकिन जनरली अगर आप खुद से कर रहे हैं तो क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ नहीं है तो आप कम से कम एरी और प्रेट तो करेंगे ही। इसके अलावा अगर टाइम आपको
अलाउ करता है तो देन यू कैन गो, बट बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, एक एक पैराग्राफ में आप उसको निपटाइए और एक फिगर के साथ नोट्स में निपटा दीजिएगा, ठीक है। तो सेफ तो चलना पड़ता है, थोड़ा सा सेफ हमें चलना पड़ता है, बिल्कुल छोड़ देंगे हम तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी हमेशा सरप्राइज करता है हर पेपर में, हर साल सरप्राइज करता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। तो इसी तरीके से हमें माइक्रो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना होता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि कभी कभी जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चंस में अलग अलग चीज़ें आती हैं, जैसे पिछले साल के एक आया था पीरियडिक वोल्केनिज्म के बारे में, एक बार आया था हैलोवीन स्टॉर्म के बारे में, तो फेरोटिक वोल्केनिज्म के बारे में आया, तो ये कहीं मिलता नहीं है आपको। सविंदर सिंह में भी आप देखिएगा तो एक जगह फेरोटिक का इस वर्ड का यूज किया गया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, सविंदर सिंह में भी नहीं बताया गया कि एक्चुअली ये होता क्या है, लेकिन वहां पर ये बताया गया कि फेरोटिक क्या होता है, यहाँ पर आपको गैसेस वगैरह ज्यादा निकलते हैं वोल्केनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो अगर आपने एक वर्ड पढ़ लिया तो आप इस पर कम से कम 5-6 लाइन लिख सकते हैं, एक वोल्केनिज्म का फोटो बना देंगे, उस पर आप गैसेस को ज्यादा निकलते हुए दिखा देंगे, और गैसेस कौन सी ज्यादा निकलती हैं ये आपको पता है, वोल्केनिज्म सामने पड़ा हुआ है तो, ठीक है। तो उस तरीके से आप लिख देंगे। हेलोविन स्टॉर्म, हेलोविन स्टॉर्म आया था, ये पता है, ये करंट अफेयर्स है कब का, ये 1991 का करंट अफेयर्स है। तो अब आज अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि 1991 का आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो अगेन ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिनके बारे में आपको बॉदर नहीं करना है, और ये हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, और ये पहले ही सेक्शन में क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ताकि आप पहले पढ़ें और आपको ना आए और आप डिस्टर्ब हो जाए और बाकी सारे का पेपर आप खराब कर जाए, तो इनके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो जो चीज़ें क्वेश्चंस हैं और जो जिस तरीके से आई हुई हैं वो करना है। सबसे बड़ी खासियत होती है स्टैटिक पोर्शन की कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने मैंने दिखाया नहीं यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक में, देखिए ना ये क्वेश्चन कुछ अलग है क्या, ये क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक अलग है क्या इससे 1990 वाले से, एक साल एक बीच करके तो आया, ये 1988 में आया था, 1989 बीच हुआ, 90 में सेम क्वेश्चन तो आया हुआ है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगेन यहाँ पर 95 में देखिए, उसके बाद यहाँ पर 1999 में देखिए सेम क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं है, बस वो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के करते हैं और वही चीज़ें आपको लिखनी है घुमा फिरा के, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो स्टैटिक पोर्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते हैं, अगेन यहाँ पर देखिए रिपीट हुआ है, ठीक है। तो हर टॉपिक के साथ लगभग यही होता है। अगर पिछले 20 साल के क्वेश्चन अगर आप लिख के भी जाते हैं, उनको पढ़ के भी जाते हैं तैयार करके, तो फिर भी आप स्टैटिक पोर्शन में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि सिर्फ आप क्वेश्चन ही पढ़ के जाइए, कहीं से आपको मॉडल आंसर मिल जाए, लेकिन पूरा आप बुक पढ़ के जाइए, तैयार करके जाइए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से आपको माइक्रो टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक और बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में। तो जो हमारे प्रिपरेशन होगा ये 2 तरीके से होता है। एक तो आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, वन आपका जो होगा वो सेल्फ स्टडी का होगा, और दूसरा ये होगा कि जो कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं उनका क्या अप्रोच होता है वो है। अब डिफरेंट कोचिंग क्या पढ़ाती है वो तो मैं नहीं जानता, मैं क्या पढ़ाता हूँ वो मैं जानता हूँ, तो मैं वहाँ पर यहाँ पर वो डिस्कस करूँगा। सेल्फ की अगर बात करें तो आपको कैसे करना है, पहला चीज़ सिलेबस को, जो आपके पास सिलेबस है जो आपके फ़ोन में और लैपटॉप में पड़ा हुआ है उसका प्रिंट आउट निकलवाइए। प्रिंट आउट निकलवा के अपने सामने रखिए, दीवार पर चिपका के रखिए, आपके अपने बेड पर उसको बिछा के रखिए या फिर अपने टेबल पर उसको चिपका के रखिए, लिखिए रखिए, लेकिन प्रिंट आउट होना चाहिए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, अगर सिलेबस आपको याद नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपकी तैयारी ही नहीं होगी बिना सिलेबस याद किए हुए। पहले ये करना है। दूसरा काम, ये जो माइक्रो टॉपिक्स की मैंने बात की, इन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कीजिए और अपने जो सिलेबस है उसके नीचे ही आपको हर टॉपिक के नीचे माइक्रो टॉपिक्स को अलग अलग से वहां पर लिखिए कि आपको कौन कौन से माइक्रो टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर उन ये लिखिए ना बुक्स में, उनको अंडरलाइन कर दीजिए कि जो बुक आप रेफर कर रहे हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये जरूरी है, ये आपका स्टार्टिंग फेज है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो अब इतने सारे बुक्स हैं, आपको टाइम लगेगा पढ़ने में। अब कितना टाइम लगेगा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हमें जब 5 महीने के आसपास लग जाते हैं, जबकि हमें आपको एक एक बुक नहीं पढ़ाना है, सब कुछ सेग्रीगेटेड मटेरियल है, तो आपको उस सारी बुक्स को पढ़ने में टाइम लगेगा। तो अगर 2021 की आप मेंस देने वाले हैं तो आप कृपया करके सेल्फ स्टडी ना करें, आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ऑप्शनल सेल्फ स्टडी से। तो अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखिएगा। तो 2021 का अगर देना है, तैयार नहीं है, तो बेहतर है कि कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, आपके पास वक्त नहीं है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और वो भी कोचिंग जल्दी आपको करना होगा, 1 महीने से ज़्यादा आप लेट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में 4 महीने, उसके बाद 3 महीने, 7 महीने मिलेंगे, और जनरली 5 महीने में कंप्लीट होता है। तो अगेन आपका मेंस का भी आधा समय इसमें चला जाएगा, तो समझिए आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आपको कुछ भी करना है, अगर ज्वाइन करना है तो इसी समय आपको ज्वाइन करना होगा, अदरवाइज आपको 2022 के लिए तैयार करना होगा, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं, और कैसे ये पढ़ना है ये तो आपको उस टॉपिक के हिसाब से करना है,
इसके अलावा नोट्स भी आपका बना होना चाहिए। नोट्स मैंने कैसे बनाए, कोई भी टॉपिक पकड़िए, दिस इज द प्लेट टेक्टोनिक, इसके अंदर जो भी सब टॉपिक्स हैं साथ में उनको बनाइए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी, मैंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये पेपर 1 का पार्ट है। कुछ अप्लाइड ज्योग्राफी वाली चीजें आपको पेपर 2 में मिलेंगी। तो जो अप्लाइड वाली चीजें जैसे कि पॉपुलेशन हो गया या फिर कुछ माइग्रेशन से रिलेटेड कोई चीजें हैं, तो उन सबको आपको एक जगह रखना होगा। ठीक है, और ये याद ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो पेपर 1 और खास करके पेपर 2 के जो अप्लाइड ज्योग्राफी होती है उस दोनों को बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। ये नहीं कि पेपर 1 का एग्जाम है देन आई विल रिवाइज ओनली पेपर 1, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। यूपीएससी ने सिलेबस अलग अलग जरूर दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन वो इस तरीके से सेग्रीगेटेड तरीके से नहीं पूछते, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ज्योग्राफी में 270 टू 310 इसके बीच में ये स्कोर करना बहुत ही आसान है। ज्योग्राफी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, लेकिन ये बात है कि सबके समझने वाले के ऊपर है। हर सब्जेक्ट आसान होता है कि आप कितना कंफर्टेबल है, या आपको गाइड करने वाला कितना अच्छा है, किस तरीके से आपको गाइड कर रही है, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि माइक्रो टॉपिक्स कैसे हम आइडेंटिफाई करें। ठीक है, और दूसरी चीज हमारी तैयारी सेल्फ स्टडी की कैसी होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहला काम ये करना है, ये आपने काम कर लिया, माइक्रो टॉपिक्स अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। आपने समझिए कि आपने 25% काम कर लिया, उसके बाद बस आपको पढ़ना है और नोट्स बनाना है। ठीक है, एंड देन आफ्टर टेस्ट सीरीज, तो तैयारी करने के बाद टेस्ट सीरीज की बात आती है। ठीक है, अगेन टाइम कितना लगेगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सामर्थ्य के ऊपर। अब आप ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे दिन ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, जीएस का भी तो पढ़ना है आपको, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको लगता है। अगर सेल्फ स्टडी करना है 2021 के लिए मत कीजिएगा, नहीं होगा कंप्लीट। पूरे दिन भर पढ़िएगा फिर भी नहीं होगा कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल भी नहीं है ना कि जीएस भी आपको पढ़ना है, तो इसी का ख्याल रखना है आपको। कोचिंग की बात की जाए, कोचिंग क्या, मैं खुद की बात करूंगा, दूसरे की थोड़ी बात करूंगा यहाँ पे। तो कोचिंग की बात की जाए तो कोचिंग में हम लोग किस तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले चीज, जो आपका टॉपिक होता है या फिर जो भी आपका सिलेबस होता है, इसमें 80 टू 90% हम लोग कवरेज करते हैं। कवरेज जो सिलेबस का होगा 80 टू 90% होता है, 100% नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो एक दो क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, जो ऐसे आते हैं जिसको आपने नहीं पढ़ा है, जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, तो वही चीज जो होती है वो आपके 10% में आ जाती है, जो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उनका स्ट्रेटजी किस तरीके से होना चाहिए, उनको किस तरीके से हमें सॉल्व करना चाहिए, वो अलग मैटर है। उसका हम डिस्कशन करेंगे जब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, हम यूट्यूब पर भी डिस्कस करेंगे, वहां पर हम देखेंगे हम उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लेकिन हमें उसके बारे में बॉदर नहीं करना है यहाँ पे। तो जनरली जो हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो 80 टू 90% हम उसको कवर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर लाइव क्लासेस आपको मिलती है। अगर आपने लाइव क्लासेस मिस कर दिया तो ये क्लासेस अपलोड हो जाती हैं, तो वहां पर अपलोड वीडियो जो है उनको आप देख सकते हैं। थर्ड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस तरीके से हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, आपको डिक्टेट कराया जाता है, आप वहां पे नोट्स खुद लिखते हैं, समझ गए। ये काम आपको यहाँ पर भी करना है, मैं डिक्टेट कराऊंगा, आपको लिखना है। सबसे बड़ी चीज, मैं कुछ मैसेज ऐसे देख रहा हूँ, कुछ मैसेज आए हुए ऐसे कि सर आंसर राइटिंग कैसे करूं, मुझे डर लगता है। सिंपल जो आंसर भी है, डिस्क्राइब अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक, ये एक सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखने में मुझे डर लगता है। ये वही चीज है जब हमने लिखना छोड़ दिया। ठीक, हमें क्लास रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, हमें मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं, मटेरियल्स भी प्रोवाइड हो जाते हैं, तो आखिर स्टूडेंट कर क्या रहा है, उसने तो पढ़ना भी छोड़ दिया, वो भी क्लास टाइम से नहीं लेगा। ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशन बल्क में हो जाएगा, वो देखेगा नहीं। उसके बाद उसको मटेरियल दे दिया गया तो उसको वो कभी पढ़ेगा नहीं, लिखना तो छोड़ दिया उसने। ठीक, सिलेक्शन कैसे होगा, आप आंसर लिखेंगे कैसे, कम से कम वो प्रैक्टिस तो बनी रहती है, आप क्लास में जाते हैं तो लिखने की, तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो जो कंफर्ट होता है ना, उससे बाहर निकलिए। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 1.5-2-3 साल तक मैक्सिमम पढ़ना है, अगर फर्स्ट सिलेक्शन में नहीं होता है तो 3 साल, ओनली 3 ईयर्स। लेकिन ये 3 साल अगर आप ईमानदारी से पढ़ेंगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो कम से कम अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए, मेहनत करवाइए अपने आप से। ठीक है, इंटेलिजेंट लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है, मेहनती लोगों का सिलेक्शन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि खरगोश जो है वो हमेशा सोचते रहता है कि उसके पास तो पावर है दौड़ने की, लेकिन वो दौड़ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि उसके पास पावर है, तो आगे वो सोचता है कि ठीक, जब समय आएगा तो हम 1 महीने में सारा कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। बहुत लोग होते हैं, जून जुलाई में एग्जाम है, अगर अगस्त में है तो सोते हैं, आखिरी के 3 महीने पर उनकी जो अंतरात्मा होती है वो जाग जाती है। तो 3 महीने से क्या होगा, अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं ना वो, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है इंटेलिजेंसी से, मेहनत से होता है। तो यहाँ पर आपको लिखवाया जाएगा, आपका डिटेक्शन किया जाएगा, यहाँ पर क्लास में बोला जाएगा और वो आपको लिखना है।
ध्यान रखिएगा। अगर कुछ छूट जाता है कोई टेंशन नहीं है वहां पे, ठीक है, दोबारा वीडियोस को देख लीजिएगा, वहां पर आपको लिखा, क्योंकि वीडियोस अपलोड हो जाती हैं दोबारा आप उनको देख सकते हैं, लेकिन उस तरीके स्पीड से बोला जाएगा कि आप उसको लिख पाए, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि किस स्पीड से आप लिखते हैं, तो उसका टेंशन नहीं लेना है, तो डिटेक्शन कराया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। अब ये मत कहिए कि सर मुझे प्रिंटेड नोट्स चाहिए, ठीक है, मैं प्रिंटेड नोट्स दूंगा, लेकिन मैं किस चीज़ के दूंगा, कुछ रिपोर्ट्स आ गए उनके दूंगा, ठीक है, कुछ सजेशंस या रिकमेंडेशंस आ गई मैं उनके दूंगा, कुछ आर्टिकल्स वगैरह हो जाएंगे कभी कभी, मैं वो भी कह सकता हूँ आपको पढ़ने के लिए। जैसे आज कितना तारीख है, 4 जून है, आज के द हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ है ब्लैक कार्बन से रिलेटेड, द हिंदू में वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, ठीक है, वो एक बहुत ही अच्छा है, वहां पर आर्टिकल दिया हुआ है छोटा सा, ठीक है, ब्लैक कार्बन का ये जो प्रॉब्लम है किस तरीके से फैल रहा है, क्यों फैल रहा है हिमालयन रीजन में, उसके क्या प्रॉब्लम्स, उसके क्या सॉल्यूशन लिए जा सकते हैं, वो उसमें दिया हुआ है। तो इस तरीके का आर्टिकल हम आपको देंगे पढ़ने के लिए कि आप पढ़िए उसको, और वहां से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको लिखिए, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी, तो अगर आपको स्पून फीडिंग चाहिए ज्वाइन मत कीजिएगा, ठीक है। चौथी चीज, 6 डे क्लास होगी वीक में, ठीक है, 2 घंटे की क्लास होगी, और यहाँ पर संडे को भी क्लास हो सकती है, और संडे को जब अगर क्लास होगी तो वो 3 घंटे की क्लास होगी, ध्यान रखिएगा, संडे को क्लास हो सकती है, मैंने ये परमानेंट नहीं कहा, लेकिन वो क्लास होगी तो 3 घंटे की होगी। क्यों? क्योंकि मुझे 2021 के लिए भी ख्याल रखना है, और आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस खत्म हो तो ऑप्शनल का जो 500 नंबर का चीज है, काम है, ये आपका थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम इस तरीके से यहाँ पर करने वाले हैं। क्लास की बात करें तो मेरी क्लास में क्या होता है, हमेशा एक लिमिटेशन होती है, तो यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स की लिमिटेशन होगी, क्योंकि 1-to-1 में बातें करता हूँ, मैं कॉल पर भी इनसे बातें करता हूँ, जिन्होंने भी ज्वाइन किया हो, चाहे एनसीईआरटी के कोर्सेज ज्वाइन उन्होंने किए हो, या फिर उन्होंने मेंस का टेस्ट सीरीज लिया हो, कॉल पर बात होती है, मैं सबसे बात करता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा स्टूडेंट्स को इनरोल नहीं करता। तो यहाँ पर अगेन लिमिटेशन जो होगा वो 50 स्टूडेंट्स का लिमिटेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगेन कोई क्वारी हो सके तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कमेंट के नीचे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पर चीज़ें हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सर फी क्या है, ठीक, और दूसरी चीज टाइमिंग की अगर बात करें, यहाँ पर जो टाइमिंग होगी ये डे टाइमिंग में होगी और ये सुबह में होगी, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो सुबह में ये आपको 10 से 12 बजे तक ये आपको क्लास के ली जाएगी, ठीक है। इसके बाद फी की बात करें तो फी, इसका इनिशियल फी आपको 30,000 रुपीज है, लेकिन यहाँ पर 6,000 का डिस्काउंट आपको दिया गया है। इसके बाद ये आपको ओरिजिनल प्राइस हो जाती है 24,000 के आसपास, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 4,000 का एक कूपन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जब आप पेमेंट करेंगे तो वहां पर 4,000 का एक कूपन भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये माइनस अगेन कर दीजिए, तो यहाँ पर अगेन 20,000 और इंक्लूडिंग सब टैक्सेस यहाँ पर करीब 20,500 के आसपास यहाँ पर आपको फी देना है, ठीक है। एंड दिस इज द मिनिमम फी जिस क्वालिटी की जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को ये आपको दे पाए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो कूपन कोड होगा मात्र 1 वीक के लिए ही अलाउ है। आज 4 तारीख है, 4 जून, ठीक है, और ये जाएगा 10 जून तक, 10 जून तक रात के 12 बजे तक ये आपको कूपन कोड अलाउ रहेगा, यानी कि आपको इतना पे करना है। उसके बाद अगर आप पे करेंगे तो ये 4,000 हट जाएगा, यानी कि इसमें 24,000 प्लस सम टैक्सेस इंक्लूडिंग वो आपको देने पड़ेंगे। क्लासेस जो स्टार्ट होंगी आपको 10 जून से क्लास स्टार्ट होगी मॉर्निंग में 10 से 12 AM के लिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? तो ये आपको जो 30,000 रखा गया था वो आपको 20,000 में मिल रहा है एक सप्ताह के लिए यहाँ पर। तो एंड 50 स्टूडेंट्स भी है यहाँ पर लिमिटेशन। अगर आपको लगता है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ स्टडी में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा, ओके, कोई उसमें इशू नहीं है। मैं सबसे बातें करता हूँ, मैं कॉल भी उठाता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो भी सॉर्ट आउट में करता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं है। टेस्ट सीरीज की जहाँ तक बात है, एक स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज के बारे में भी कहा था, तो टेस्ट सीरीज जो है आप किसी इंस्टीट्यूट के बारे भी ज्वाइन कर सकती हैं जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट है। अब आप मुझसे नाम पूछिएगा कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, तो मैं अपना ही नाम लूंगा। डेफिनेटली हर टीचर अपनी बात करता है, तो मैं भी अपनी बातें करूंगा। तो हमारे भी टेस्ट सीरीज है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, लेकिन अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल का हम टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, क्योंकि अभी प्रीलिम्स पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। अभी ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कोर्स को आप कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो प्री जब खत्म होगा तब हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी आपको ऑप्शनल के लिए टेस्ट सीरीज ना दीजिए, मेंस वगैरह के लिए आप टेस्ट सीरीज देते रहिए, प्रीलिम्स वगैरह के लिए भी देते रहिए, ऑप्शनल के लिए भी बॉदर मत कीजिए, आप उतना हेडक मत लीजिए, उसके लिए आप प्रीलिम्स के बाद कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी क्वेरीज होगी कमेंट में बताइएगा, देन विल डिस्कस अगेन, ओके। चलिए, नाउ थैंक यू एंड गुड लक।